गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी फाइन होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्लास 10th लेसन 3 पार्ट 4। ये लास्ट वाला पार्ट है, फोर्थ पार्ट। तो आज ये लेसन खत्म हो जाएगा। हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। हमने लास्ट टाइम यहाँ पर छोड़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स की एक्सट्रैक्शन क्या होती है, बेसिकली आपको बताया था कि जो मेटल्स हैं, सपोज करिए का कैल्शियम कार्बोनेट है। ये मेटल्स हमें इस फॉर्म में मिलती है कंबाइंड फॉर्म में। मोस्ट मेटल्स, ज़्यादातर मेटल्स हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलती है। कोई कार्बोनेट के साथ कंबाइन होगा तो कोई सल्फाइड के साथ, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ। बेसिकली हमें इन्हें सेपरेट करना होता है, इस कार्बोनेट को एक साइड, मेटल को एक साइड। तो इसे बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कि मेटल जिस भी कंबाइंड फॉर्म में है उस कंबाइंड फॉर्म से उसे तोड़कर एक मेटल को एक साइड कर देना, उसे बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को एक्सट्रैक्शन करने से पहले ये दो टर्म्स हमें जान लेनी होगी, बहुत जरूरी है। वन इज द ओर एंड अदर इज द मिनरल। ओर क्या है, मिनरल क्या है। Ore is any substance in which the percentage of metal is high and can be extracted conveniently। हिंदी और पंजाबी माध्यम के बच्चे सुन लो कि ओर कच्ची धात, क्रूड मेटल भी बोलते हैं इसे हम। कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो जिसमें मेटल की परसेंटेज हाई हो, और मेटल की अगर परसेंटेज हाई होगी उसमें, तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, अलग करना इजी हो जाता है, तो उसे बोलते हैं ओर। तो यहां पर मिनरल, एनी सब्सटेंस इन विच द परसेंटेज ऑफ मेटल इज लो। यहां भी हाई लिखा था, लो, परसेंटेज ऑफ मेटल इज लो। ये दो पॉइंट हैं जो डिफरेंशिएशन के हैं, कि इसमें मेटल की परसेंटेज लो होगी। तो अगर परसेंटेज लो होगी तो मेटल्स को हम कन्वीनियंट मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि परसेंटेज ही लो है। इसको फर्दर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर के क्लियर करता हूं। मिल्क हम सब पीते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मिल्क ऐसा है जिसकी फैट वैल्यू 9% है। मिल्क की फैट वैल्यू बेटा 1 से लेकर 10 तक होती है। 10 मीन्स 100%। तो मान लीजिए 9, 8, 10 किसी भी परसेंटेज, हाई परसेंटेज का मिल्क है मेरे पास। दूसरी ओर एक और मिल्क है जिसकी 1% फैट वैल्यू है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि दोनों मिल्क में से मेरे को बटर अलग करके दो, मक्खन। तो आप अगर नहीं जानते तो सुन लीजिए, जिस मिल्क में फैट की परसेंटेज ज्यादा होती है उसमें से बटर अच्छा आएगा, कन्वीनियंट मेथड से निकल जाएगा। लेकिन जिसमें फैट की मात्रा ही नहीं है, परसेंटेज ही नहीं है, उसमें से बटर क्या निकलेगा। तो ऐसे ही होता है ओर और मिनरल में। ये वाला मिल्क तो बन गया ओर, जिसमें परसेंटेज अच्छी है बटर की। तो ओर में परसेंटेज अच्छी होती है मेटल की। तो ये वाला बन गया मिनरल, इसमें परसेंटेज कम है। ये वाला दूध मिनरल की तरह होगा जिसमें परसेंटेज कम है फैट की। ये वाला दूध क्या होगा, ओर की तरह होगा जिसमें परसेंटेज अच्छी है फैट की, और वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं। यहां पर परसेंटेज अच्छी है तो हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यहां पर नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं कि ये आपके क्लियर हो गया होगा मेटल, मिनरल एंड ओर क्या होते हैं। अब एक बात और सुनिए, सभी मिनरल, जितने भी मिनरल हैं वो ओर नहीं हैं। अब ये एक और पॉइंट आ गया, ध्यान से सुनिए। सभी मिनरल ओर नहीं है, लेकिन सभी ओर जो हैं वो मिनरल हैं। अब ये क्या फंडा है, देखिए मिनरल में परसेंटेज लो है, तो लो परसेंटेज वाला सब्सटेंस हाई परसेंटेज वाले सब्सटेंस का मुकाबला नहीं कर सकता, उसके इक्वल नहीं होगा, तो कोई भी मिनरल ओर नहीं हो सकता। लेकिन हाई वाला तो लो का मुकाबला कर सकता है ना। हाई वाले में तो वो सभी प्रॉपर्टीज होंगी जो लो वाले में हैं। तो सभी ओर्स क्या हुई, मिनरल की प्रॉपर्टी शो करेंगी, लेकिन सभी मिनरल ओर की प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगी। इसमें तो लो परसेंटेज है ही है ना, हाई तो है, लो को तो कवर करेगा। तो लो वाला हाई को कवर नहीं कर सकता।
ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। तो अब हम आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के ऊपर। बेसिकली राइट हैंड साइड देखिए मैंने क्या लिख रखा है, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं पार्ट 3 में। तो ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ मेटल्स लिखी हुई हैं। ये वाली मेटल, ये वाली और ये वाली मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल यहां से यहां तक, मॉडरेटली रिएक्टिव यहां से यहां तक जो ठीक ठाक रिएक्टिव होती है, सबसे कम रिएक्टिव यहां से यहां तक, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। ये पार्ट 1, ये 2 पार्ट की होगी, ये 3rd पार्ट। मैंने क्यों डिवाइड किया है, इन तीनों मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज होंगे, तभी मैंने इन्हें 3 अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड कर लिया गया है। बेटा एक बार और आपको बात बताना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, स्पेशली वो वाले बच्चे जो अपने फ्यूचर में मेडिकल नॉन मेडिकल ग्रुप लेना चाहते हैं, स्ट्रीम लेना चाहते हैं, सीकर्स हैं मेडिकल नॉन मेडिकल्स की, क्योंकि उन बच्चों के लिए तो एक खास फायदा होने वाला है। टाइम टू टाइम इस चैनल पर आपके लिए टिप्स आएंगी, ट्रिक्स आएंगी, कि पूरी नॉलेज दी जाएगी कि साइंस ग्रुप आप कैसे लोगे, क्योंकि साइंस की क्लास है, साइंस का पीरियड चल रहा है, साइंस की ही नॉलेज आपको दी जाएगी। तो उन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत से बच्चे होते हैं हमारे रूरल एरिया में, हमारे स्कूलों के, जिनको लैक ऑफ गाइडेंस के कारण बहुत लॉस हो जाता है, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। लेकिन मैं ये इनिशिएटिव लिया है, मैं कोशिश करूँगा कि टाइम टू टाइम मोटिवेशनल वीडियोज़ जो होती हैं, गाइडेंस वाली वीडियोस, जैसे जैसे आपके एग्जाम आएंगे वैसी वैसी वीडियोस जब आपको जैसी जैसी ज़रूरत होगी इस चैनल पर अवेलेबल होंगी वीडियो। हर एक तरह की आपको गाइडेंस नॉलेज दी जाएगी, ताकि आपको अपना फ्यूचर चुनने में, सब्जेक्ट चुनने में कभी भी कोई दिक्कत ना हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब रखिए। आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सबसे पहले मैं पहली कैटेगरी को कवर करूंगा। ये वो कैटेगरी है जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। लीस्ट रिएक्टिव, ये मेटल रिएक्ट ही नहीं करती, बहुत कम करती है। अगर ये रिएक्ट कर भी जाए तो इनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही इजी होता है। याद रखिए, इट इज वेरी इजी टू एक्सट्रैक्ट दीज मेटल्स विच आर वेरी मच लेस रिएक्टिव, और वी कैन से द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। कैसे? अगर ये मेटल किसी कंबाइंड फॉर्म में भी है, सिंपली आप इन्हें गर्म कर दो, सेपरेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल, मर्करी सल्फाइड, मर्क्यूरस सल्फाइड सनाबार भी बोलते हैं, इसे हम गर्म करेंगे ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनेगा? HgO एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप यहां पर 2 ले लीजिए, यहां पर 2 ले लीजिए, इवन ऑड का इवन बन गया, तो 2 and 2 4, 2 ऑक्सीजन आर देयर। अब ये कन्वर्ट हो गया ऑक्साइड में। अब इस ऑक्साइड को अगेन हम गर्म करेंगे, तो ये ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा मर्करी और ऑक्सीजन में। ये लीजिए, ऐसे ये ऐसे मेटल्स एक्सट्रैक्ट हो जाती है। सल्फाइड फॉर्म में थी, मैंने इसे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गर्म किया, हीट किया, तो ये बन गई ऑक्साइड। फर्दर मैंने ऑक्साइड को फिर गर्म किया, तो ये बन गई मर्करी एंड ऑक्सीजन। इजिली सेपरेट होगी, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो मेटल्स बहुत लेस रिएक्टिव हों उनको हम बहुत आसानी से सिर्फ और सिर्फ गर्म करने के उपरांत उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी पढ़ने से पहले एक एग्जांपल और, CO2S कॉपर सल्फाइड, इसको भी हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे। इसका भी क्या बनेगा? Cu2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये वाला सल्फाइड ऑक्साइड बन करके एस्केप हो जाएगा। इसको भी आप 2, इसको भी आप 2 और 2 सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कर लीजिए बैलेंस 3 ऑक्सीजन। तो ये वाला ऑक्साइड बन गया। तो कॉपर ऑक्साइड को
वंस अगेन कॉपर सल्फाइड से रिएक्ट करवा दो, तो ये क्या बनेगा 2Cu प्लस सल्फर डाइऑक्साइड अगेन। तो क्या हो रहा देखो 2 and 2 4 कॉपर यहां पर है, 2 कॉपर यहां पर है, कितने हो गए 4 and 2 6, तो यहां पर लगा दो 6। ये एक सल्फर है, ये एक सल्फर है। अब ऑक्सीजन कितने हैं इधर 2, इधर कितने हैं 2। एवरीथिंग इज बैलेंस्ड एंड दिस इज एक्सट्रैक्टेड। ये हमने मर्करी एक्सट्रैक्ट किया, ये हमने कॉपर। तो वही मेथड कि जनरली इन्हें हीट अप कर दो और ये बड़ी आसानी से टूट जाएंगी और मेटल आपको एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं सेकंड कैटेगरी पर। देखिए सेकंड कैटेगरी कौन सी है, ध्यान दीजिए, ये वाली है सेकंड कैटेगरी। तो यहां पर वो वाली मेटल्स आएंगी जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, ना ज्यादा रिएक्टिव हैं ना कम रिएक्टिव हैं। कौन कौन सी मेटल है, जिंक, आयरन एंड लेड। ध्यान रखिए ये जो मेटल हैं ये हमें जनरली सल्फाइड फॉर्म और कार्बोनेट फॉर्म में मिलती हैं। ध्यान रखिए सल्फाइड और कार्बोनेट में, जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, लेड सल्फाइड, लेड कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड, आयरन कार्बोनेट, मेनली कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म में मिलती है। तो सबसे पहले हमें इन मेटल्स को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ऑक्साइड फॉर्म में देखिए कैसे, यहां पर मैं करता हूं जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, अगेन यहां पर मैं करता हूं जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों देखो चाहे सल्फाइड हो वो कार्बोनेट हो, उसको हमने कन्वर्ट करना है ऑक्साइड में। दोनों जिंक ऑक्साइड में ही कन्वर्ट हुई है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हीट अप करके। अब हीट अप इन्हें दो तरीके से करना होगा। पहला हीट अप होता है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है ये, हीटिंग। ये ध्यान में रखने के लिए नोट कर लो, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर आप हवा की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में हीट करते हो तो उसे बोलते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग इज द हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। आप घर में भी बहुत सी चीज़ें रोस्ट करते हो, पनीर को रोस्ट करते हो, मशरूम को रोस्ट करते हो, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम रोस्ट करके खाते हैं, जिन्हें कॉमन वर्डिंग बोलते हैं भूनना। ठीक है, तो एक होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मुझे लग रहा है कि आपकी बुक में ना थोड़ा गलती है, यहाँ पर उन्होंने मरकरी नहीं दिखाया, आप नोट कर लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एनसीईआरटी की बुक है हमारे स्कूलों में होती है। सेकेंडली ये कैल्सिनेशन को कुछ और ही लिखा हुआ है, वो टर्म कैल्सिनेशन ही है। हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। दो चीजें ध्यान में रखना है आपको, रोस्टिंग हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, कैल्सिनेशन हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। हवा की गैर मौजूदगी में गर्म करना, उसे हवा के प्रेजेंस में गर्म करना। तो ऐसा क्यों करते हैं, सवाल ये है कि अब मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर किया रोस्टिंग, यहां पर क्या किया कैल्सिनेशन। अब आप पूछोगे सर ये कैसे, आपको कैसे मालूम हो कि कहां पर क्या करना है। सुनिए ध्यान से, ये जिंक सल्फाइड है, मैंने इसे कन्वर्ट करना है ऑक्साइड में, तो मेरे को ऑक्सीजन चाहिए। यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, तो मैं इसे हीट करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या होता है, रोस्टिंग। यहां पर लिख दिया रोस्टिंग। ऑक्साइड ऑक्सीजन को लेने के लिए हवा की मौजूदगी में हम इन्हें गर्म करेंगे। तो यहां पर 3 ऑक्सीजन ऑलरेडी हैं, मेरे को अभी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो आई विल हीट दिस वन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दैट इज कैल्सिनेशन। तो यहां पर कैल्सिनेशन, भस्मीकरण बोलते हैं इसे हिंदी और पंजाबी में, भस्मीकरण, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो मैंने यहां पर इसको एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया। ये आपको मालूम पड़ गया होगा कि क्यों रोस्टिंग करते हैं, क्यों कैल्सिनेशन करते हैं। यहां पर ऑक्सीजन हो
वहां पर कैल्सिनेशन, जहां पर ना हो वहां पर रोस्टिंग, बिकॉज हमने इन्हें कन्वर्ट करना होता है ऑक्साइड फॉर्म में। वंस इट कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, जिंक जब ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर इससे हम करते हैं रिड्यूस, जिंक ऑक्साइड कार्बन की मदद से रिड्यूस करते हैं। व्हाट इज रिड्यूस, व्हाट इज रिडक्शन? लघुकरण क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस से जब ऑक्सीजन हट जाती है तो उसे रिडक्शन बोलते हैं। अब इस जिंक ऑक्साइड से हमें ऑक्सीजन को हटाना होगा तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी। कौन करेगा? ये कार्बन। तो कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन लग जाएगी, जिंक के साथ हट जाएगी, तो हमें मिल गई जिंक मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये मेथड था सेकंड वाली मेटल्स जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करने का। क्या मेथड था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी उनका सॉल्ट है, जो भी उनका सब्सटेंस है केमिकल, उसे गर्म करके उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, ऑक्साइड को रिड्यूस करके उसके मेटल में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये था सेकंड सीरीज की मेटल, जो सेकंड पार्ट की मेटल होती है उनको एक्सट्रैक्ट करने का वे आउट। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। वो मेटल्स, वैसे ये वाला जो मेथड है ना, ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं। 3, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, 3 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। ये क्या है? ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पहले तो हमने की थी रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ कार्बन, कार्बन से रिडक्शन की थी। जरूरी नहीं है कि रिडक्शन ही करनी है। ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो होती है कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देती है, ये ध्यान में रखना। अब यहां पर एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीज कम रिएक्टिव है, तो देखो क्या बन गया, ये बन गया 3Mn प्लस Al2O3। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला है। अब इनको बैलेंस करो, कैसे बैलेंस करोगे? 3 to 6 एंड हियर इज 2, 3 to 6 और 2 एल्यूमिनियम है, 3 मैग्नीज है, ये सारा बैलेंस हो चुका। तो ये वाली रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऐसे भी आप इनके ऑक्साइड को, जो सेकंड वाली कैटेगरी है, डिस्प्लेसमेंट से भी मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। थर्ड कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं हम। थर्ड में क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। भाई बहुत रिएक्टिव है, इतनी रिएक्टिव है कि ये कभी अपने पार्ट को छोड़ेगी नहीं। पार्ट देखिए, NaCl, ये वाले 2 पार्ट हैं, ये यहां से तोड़नी बड़ी मुश्किल होती है। ये क्लोरीन को नहीं छोड़ेगी। मान लीजिए क्लोरीन को छोड़ भी दिया, तब भी ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से, पानी से रिएक्ट करके कोई ना कोई कंपाउंड बना लेंगी। इतनी रिएक्टिव है कि ये अकेली बैठ ही नहीं सकती, सोडियम पोटेशियम तो खास करके। तो क्या होगा? इन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल मेथड आता है, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, अब उसमें क्या होगा ध्यान से समझिए। मैं यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना लेता हूं। यहां पर कंटेनर है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये वाला इलेक्ट्रोड और ये वाला इलेक्ट्रोड। इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी से। कनेक्ट कर दिया है, ये वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये वाला नेगेटिव। इसे बोलते हैं एनोड, इसे बोलते हैं कैथोड। अब देखिए होगा क्या। NaCl will split into सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव। ये सभी को मालूम है कि ये तो स्प्लिट होगा इन इट्स मोल्टन स्टेट, पिघली हुई अवस्था में। तो यहां पर सोडियम क्लोराइड डाला गया है इसमें, पिघला हुआ। तो अब देखिए एनोड पर क्या होता। एनोड पर होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमेशा होता है, यहां पर नहीं, हमेशा याद रखना। एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, इसे मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में
ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण बोलते हैं। अब आप ये बताइए इन दोनों में से देखकर कि कौन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, सोडियम या क्लोरीन। तो आपको ये क्रैम करने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप लॉजिक से सोचिए। लॉजिक, साइंस में लॉजिक बहुत बड़ी चीज है। लॉजिक आपको हर एक बात का आंसर देगा अगर आपको बेसिक्स क्लियर है। तभी बोलता हूं कि अगर आप यहां पर नए आए हैं इस पार्ट पर, तो पहले के तीन पार्ट इस चैनल पर अवेलेबल हैं, पार्ट 1, 2 और 3। तीन के तीन पार्ट आप देखिए, फिर आपको फोर्थ पार्ट के बारे में बेटर जानकारी मिलेगी और आपका पूरा का पूरा लेसन बिल्कुल रेडी हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनोड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? अब सोडियम तो नहीं करेगा, बिकॉज दैट हैज ऑलरेडी बीन लॉस द इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, उसके ऊपर तो प्लस चार्ज है। तो क्लोरीन लूज करेगी इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स। सो यहां पर आएगा क्लोरीन नेगेटिव, एरो 2 ले लेते हैं, -2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, ये बन गई Cl2 और जे उड़ गई क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस होती है, उड़ जाएगी, कहां पर उड़ेगी? एनोड पर। ये ध्यान रखना, एनोड पर उड़ेगी। क्यों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, क्लोरीन के पास ज्यादा है, तो ये बन गई क्लोरीन गैस। यहां पर लिख देता हूं मैं गैस। अब आ गया कैथोड। कैथोड पर क्या लिखना है हमने? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसे बोलते हैं हम रिडक्शन। रिडक्शन, तो रिडक्शन कहां होगा? कैथोड पर। तो रिडक्शन कौन करेगा? सोडियम करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा भाई? जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो यहां पर सोडियम Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन एंड ये बन गया सोडियम सॉलिड। ये डिपॉजिट होगा इस इलेक्ट्रोड पर और ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा बड़ा होता जाएगा क्योंकि सोडियम इस पर डिपॉजिट हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रोड को बाहर निकाल लोगे, सोडियम मेटल आपको डिपॉजिट मिलेगी। तो ये वाला मेथड है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, जो थर्ड वाले मेटल्स के ग्रुप को, मोस्ट रिएक्टिव मेटल के ग्रुप को रिप्रेजेंटेटिव करता है। तो इसे ध्यान से समझ लीजिए, उतार लीजिए अपनी कॉपी में, इनको लिख करके देखिए, ये बड़ा इजी होगा। जो भी साइंस की बेसिक्स हैं वो आगे चल के साइंस पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाले हैं, उनको आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है बेटा? तो ये थी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ द ग्रुप्स, चाहे वो कम रिएक्टिव हो, चाहे वो ज्यादा रिएक्टिव हो, चाहे वो मॉडरेटली रिएक्टिव हो। तीनों ग्रुप्स की एक्सट्रैक्शन हमने कर ली। अब एक्सट्रैक्शन के बाद क्या आएगा? अब आएगा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। आपने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, नो प्रॉब्लम। अब मेटल को प्योर कैसे करोगे? जो मेटल्स हमें मिलती हैं वो प्योर नहीं होती, 100% प्योर नहीं होती। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, बेटा प्यूरिफिकेशन के बहुत से मेथड मिलते हैं आपकी बड़ी क्लास में, लेकिन इस क्लास में फिलहाल आप एक मेथड ही पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो लिख देता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। तो ये मेथड भी अप्रोक्सीमेटली लास्ट जो हमने पढ़ा था उससे मैच ही करता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है देखते हैं। मान लीजिए मैंने कॉपर मेटल को करना है प्योर, तो ये एक इलेक्ट्रोड लूंगा मैं, ये एक इलेक्ट्रोड लूंगा मैं, यहां पर इनको कनेक्ट कर दूंगा विद बैटरी। ठीक है,
ये वाला अगेन पॉजिटिव है, ये वाला अगेन नेगेटिव है, और इसमें जो डाला है मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला है, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ये एनोड है, एनोड लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखिए, ये कैथोड है। अब क्या करूंगा मैं, एनोड पर मैं डालूंगा इम्प्योर मेटल, कैथोड पर डालूंगा प्योर मेटल। ये क्या है अभी 2 मिनट में समझते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। इलेक्ट्रोड का ध्यान रखना है, जिसको प्योर करना है, कॉपर की जो मेटल है, जो सब्सटेंस है, जो रॉड है जिससे हमें प्योर करना है, वो तो हम लगाएंगे एनोड पर, इम्प्योर मेटल। और एक प्योर मेटल ले लेंगे जो बिल्कुल प्योर हो, उसको कनेक्ट करेंगे हम इस कैथोड से, प्योर मेटल। इसके बीच डालेंगे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब देखें होता क्या है, कॉपर सल्फेट आपको मालूम है विल स्प्लिट अप इनटू इट्स आयंस प्लस सल्फेट जे नेगेटिव। ये तो स्प्लिट हो गया आयंस में, तो इस सॉल्यूशन में क्या आ गए, कॉपर के आयंस आ चुके हैं। अब एनोड पर क्या होता है, आप बताएं भाई, अभी देख चुके हो। एनोड पर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन अब कौन करेगा, सवाल है। इस मेथड को उससे रिलेट तो कीजिए, लेकिन कंफ्यूज मत होइए। वो एक अलग मेथड है, ये एक अलग मेथड है। उसमें मोल्टन सोडियम क्लोराइड ही डाला था, ठीक है। इसमें मेटल के ही इलेक्ट्रोड है, मेटल का ही साल्ट सॉल्यूशन है। तो ऑक्सीडेशन कौन करेगा, इस वाली मेटल की रॉड में जो कॉपर के एटम्स लगे हुए हैं सॉलिड स्टेट में, वो एक एक करके आगे आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वो इलेक्ट्रॉन इस कनेक्शन के जरिए पहुंचेंगे यहां पर, और कॉपर जिसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए वो सॉल्यूशन में आ जाएगा एज ए आयन, क्योंकि वो तो आयन बन चुका। देखिए कैसे, कॉपर सॉलिड, ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, और ये बन गया कॉपर 2 पॉजिटिव। यहां पर आ जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है जी। अब ये कॉपर 2 पॉजिटिव मूव करेगा राइट हैंड साइड कैथोड की तरफ। तो कैथोड पे क्या होता है, CaTHODE, कैथोड पर क्या होगा, अभी पढ़ा था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे बोलते हैं हम रिडक्शन। रिडक्शन होगी यहां पर। तो रिडक्शन कैसे होगी, वही कॉपर 2 पॉजिटिव वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, वो यहां पर पहुंचे, आयन जो था सॉल्यूशन में लटका और वहां पर पहुंच गया। अब क्या होगा, यहां पर कॉपर सॉलिड डिपॉजिट, डाउन एरो का मतलब है डिपॉजिट हो चुका। देन व्हाट हैपन नेक्स्ट, यहां से कॉपर चलते जाएंगे, उधर डिपॉजिट होते जाएंगे। टाइम के साथ दिस रॉड विल कोरोड, ये रॉड खत्म होती जाएगी, और ये वाली रॉड थोड़ा वेट गेन करती जाएगी, क्योंकि इस पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो हमें कैथोड पर प्योर कॉपर मिल जाएगा। एनोड वाली जो रॉड है वो डिग्रेड हो जाएगी, डिप्लीट हो जाएगी, खुर जाएगी, खत्म हो जाएगी। जो इम्प्योरिटी थी वो आकर के यहां पर गिर जाएंगी इसके नीचे, ऐसे ऐसे। उन इम्प्योरिटी को हम बोलते हैं एनोड मड। एनोड मड बोलते हैं उन इम्प्योरिटी को हम, यहां पर होंगी। इस प्रकार इस इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से हम मेटल्स को प्योर कर लेंगे। ध्यान से समझ लो, एनोड एंड कैथोड, वही कॉपर इम्प्योर वाली एनोड पर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, कैथोड पर वही कॉपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर के। इम्प्योरिटी जो है वो नीचे गिरी जाएंगी, नीचे सेटल हो जाएंगी, उन्हें हम बोलते हैं एनोड मड। तो ये मेथड था बेसिकली इसको करने का। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है जो है क्रोजन।
क्रोजन ऑफ द मेटल्स। व्हाट इज क्रोजन? बेटा क्रोजन बहुत तरह का होता है। क्रोजन इज वाइड कंसेप्ट है। क्रोजन एक वाइड कंसेप्ट है, तो बताते हैं। क्रोजन किसी भी मेटल की, किसी भी सब्सटेंस की ऊपरली सरफेस का नष्ट हो जाना क्रोजन बोलते हैं। मिट्टी का भी क्रोजन हो जाता है, आपकी स्किन का भी क्रोजन हो जाता है। कभी कभी अगर कुछ गर्म पड़ जाए तो ऊपरली सरफेस खत्म हो जाती है। लेकिन हमें क्रोजन मेटल्स का ही पढ़ना है। हम मेटल नॉन मेटल लेसन पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, सम टाइम हमारे पास घर में सिल्वर मेटल होती है। सिल्वर मेटल क्या करती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करके एटमॉस्फेयर में ये बनाती है 2AgS प्लस हाइड्रोजन, सिल्वर सल्फाइड। यानी कि जो आपके चांदी के गहने होते हैं, कुछ समय बाद उनके ऊपर एक ब्लैकिश कोटिंग हो जाती है, उन गहनों की चमक खत्म हो जाती है। ये सिल्वर सल्फाइड बनता है, सॉरी Ag2S। सल्फर क्योंकि सल्फर एक था इधर, उधर दो हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। इसका फार्मूला Ag2S, और वो उनकी चमक खत्म हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस लेयर सिल्वर सल्फाइड की ब्लैकिश। इसे हम बोलते हैं टर्निश ऑफ दी सिल्वर, सिल्वर का टर्निश हो जाना। फिर आता है हमारे पास कॉपर। कॉपर कॉपर भी एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट। ये एक ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है कॉपर पर। कॉपर के जो हम बर्तन लगाते हैं या कुछ भी आप कॉपर का जो सामान लाते हैं, थोड़ी देर बाद उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाती है। वो ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर कार्बोनेट की। ये होता है क्रोजन कि ऊपरली सरफेस का रिएक्ट करके किसी भी तरीके से खत्म हो जाना। लेकिन हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर रस्टिंग। अगर यही क्रोजन आयरन की हो उसे हम बोलते हैं रस्टिंग। आयरन की क्रोजन हो रही हो तो उसे बोलते हैं रस्टिंग। जंगाल जो लग जाता है हमारे घर में आयरन के ऑब्जेक्ट्स को। तो रस्टिंग के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक तो एयर और दूसरा वाटर। ये याद रखिए, नेसेसरी कंडीशन फॉर द रस्टिंग इज एयर एंड वाटर। अब हम इन्हें प्रूव भी करने वाले हैं। छोटा सा एक्सपेरिमेंट, एक टेस्ट ट्यूब, ये वाली दो टेस्ट ट्यूब, ये वाली तीसरी टेस्ट ट्यूब। इन तीनों टेस्ट ट्यूब में आप एक एक आयरन की नेल डाल लें। यहां पर भी फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब में आप पानी डालें और इसे खुला छोड़ दें ताकि इसमें क्या हो, वाटर भी हो और एयर भी हो। नेक्स्ट में आप पानी डालें, पानी को बॉयल कर दें ताकि उसके बीच वाली हवा वो बाहर निकल जाए। इसे बॉयल करना है ताकि इसके बीच की हवा बाहर निकल जाए। यहाँ पर एक पानी ही बच जाए, इसे स्टॉपर से आप सील कर दें ताकि हवा इसके अंदर ना जाने पाए, और पानी के ऊपर भी एक ऑयल की लेयर लगा दें। थोड़ी बहुत हवा अगर इसके अंदर होगी भी ना तो नेल तक नहीं पहुंचेगी। तीसरे में आपको क्या करना है, एक कैल्शियम क्लोराइड डाल देना है CaCl2। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, एयर। इसे कर दो सील। कैल्शियम क्लोराइड क्यों डालेंगे, कैल्शियम क्लोराइड एक ऐसा केमिकल है जिसकी वाटर के लिए बहुत एफिनिटी होती है, पानी को अट्रैक्ट करता है और पानी इसमें समा जाएगा। बिल्कुल भी पानी नहीं होगा टेस्ट ट्यूब में, सिर्फ और सिर्फ एयर होगी। अब देखिए तीन केस है मेरे पास। फर्स्ट केस में वाटर एंड एयर दोनों हैं, सेकंड केस में सिर्फ वाटर है, एयर को मैंने बॉयल करके निकाल दिया। थर्ड केस में मेरे पास एयर है, ओनली एयर, पानी नहीं है। कैल्शियम क्लोराइड ने पानी को ऑब्जर्व कर लिया, वो नहीं छोड़ेगा उसको। तो कुछ दिनों के बाद में जब ऑब्जर्व करूंगा तो इस बार जो नेल है आयरन की, इसको रस्टिंग होगी ना इसको होगी ना इसको। क्यों? क्योंकि यहां पर पानी और हवा दोनों थे, यहां पर एक पानी था एक हवा था। तो ये क्या प्रूव करता है कि रस्टिंग के लिए दोनों कंडीशन जरूरी होती हैं, हवा भी और पानी भी। अगर अकेला पानी होगा रस्टिंग नहीं होगी, अकेली हवा होगी रस्टिंग नहीं होगी।
तो ये जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद द लास्ट टॉपिक, रस्टिंग को कैसे बचाएं। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तो हम बहुत छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। पेंट लगा दो, ऑयल लगा दो, ग्रीस लगा दो, मेटल्स की ऊपर कोटिंग कर दो, कैसे भी करके हमें मेटल्स को प्रोटेक्ट करना है एयर से, पानी से। इनके ऊपर कोई भी कोटिंग कर दो ताकि ये मेटल और ये पानी और हवा आपस में कांटेक्ट में ना आए, तो ये रस्टिंग से बची रहेगी। तो बेटा ये था हमारा आज का लेसन, और आज 4th पार्ट के साथ मेटल एंड नॉन मेटल खत्म हो गया है। नेक्स्ट पार्ट जो 5th पार्ट बनेगा वो बनेगा, इनके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स होंगे, बहुत शॉर्ट वीडियो होगी 10 से 15 मिनट की। वो पार्ट आप मिस ना करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वो पार्ट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है क्योंकि इस लेसन में से अच्छी वेटेज है मार्क्स की आपके एग्जाम में। सो इसके साथ थैंक यू सो मच।